नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस विचार मंथन में। नमस्ते। आज हम कुछ हालिया संपादकीय लेख और विश्लेषणों के जरिए जो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये स्रोत कई जटिल मुद्दों पर अलग अलग राय पेश करते हैं। आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक सरोकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं विविध नजरियों को खंगालेंगे। हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर, उसमें बदलाव के प्रस्ताव। हाँ। फिर अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ का मसला। महाराष्ट्र और मणिपुर जैसे राज्यों से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं। न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और शहरी विकास की चुनौतियाँ। काफी कुछ है। हाँ, ये सारी बातें 8 और 9 सितंबर के आसपास छपे विभिन्न अंग्रेजी संपादकीय लेखों पर आधारित हैं। और हमारा मकसद, जैसा आपने कहा, इन अलग अलग विचारों के पीछे की सोच को समझना है, उनमें छिपी खास बातों को सामने लाना है, ताकि श्रोताओं को इन उलझे हुए विषयों पर एक साफ नजरिया बनाने में थोड़ी मदद मिले। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े विचारों से, खास तौर पर जीएसटी सुधारों पर जो आजकल बहस चल रही है। हाँ, ये सही रहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि जीएसटी स्लैब कम करने से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अच्छा। उनका मानना है कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है और शायद डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्तावित टैरिफ हैं उसका एक जवाब भी हो सकता है। हाँ, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल में जो 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई, उसमें भी कुछ इसी तरह के बड़े बदलावों की सिफारिशें की गई हैं। अच्छा, क्या सिफारिशें? इसमें टैक्स की दरों को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जैसे 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर और शायद एक 40% की सिन दर, मतलब जो नुकसानदेह चीजें हैं जी। उन पर वो लाने की बात है। ओह, तो घरों के बजट पर इसका सीधा असर दिख सकता है। बिल्कुल। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, इन्हें या तो टैक्स से छूट मिल सकती है या फिर सबसे कम 5% वाले स्लैब में रखा जा सकता है। यही नहीं, व्हाइट गुड्स यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, गाड़ियाँ और खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों पर भी टैक्स कम करने की सिफारिश है। तो सिर्फ आम उपभोक्ता ही नहीं, सेवा निर्यातकों मतलब सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए भी राहत की बात है। जो कंपनियां भारत से विदेशों में सेवाएं देती हैं, उनके लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। ओके। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया भी तेज करने की बात हो रही है। 90% रिफंड तुरंत, एक तरह से भरोसे के आधार पर देने का विचार है। और छोटे कारोबारियों का क्या? उनके लिए और जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचते हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी आसान बनाने का इरादा है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य साफ दिखता है, टैक्स का बोझ कम करना, महंगाई पे थोड़ी लगाम लगाना। हाँ, लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना और सिस्टम की जो खामियां हैं उन्हें दूर करना। लेकिन एक स्रोत युवा परिवारों पर इसके असर को खास तौर पर देख रहा था। कह रहा था कि जरूरी चीजों पर टैक्स घटने से उनका महीने का खर्च कम होगा। हाँ। और बीमा जैसी सेवाओं पर छूट मिलने से लोग भविष्य के लिए योजना बनाने और सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचेंगे। हाँ, ये बात तो है, लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ सवाल भी जुड़े होते हैं ना। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकारी खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा। Exactly. एक अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के बाकी 6 महीनों में सरकार को करीब 3000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। ओह, काफी है ये तो। हाँ, लेकिन उम्मीद ये भी है कि टैक्स चोरी रुकेगी और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे तो लंबे समय में शायद फायदा हो। और भी सवाल हैं, जैसे क्या वाकई इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकेगी? को हटाना क्या एक तरह से पीछे ले जाने वाला कदम है, रिग्रेसिव स्टेप? ये सवाल अहम है और दिखाते हैं कि आर्थिक नीतियाँ अक्सर एक संतुलन साधने का काम होती है, अभी की राहत और लंबी अवधि की स्थिरता के बीच। बिल्कुल। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चलते हैं, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो चर्चा है। हाँ, ये भी आजकल काफी गर्म है। एक संपादकीय कहता है कि ट्रंप के लगाए या प्रस्तावित टैरिफ को जो कानूनी चुनौती दी गई है वो एक सोचने का मौका देती है। अच्छा। और तर्क ये है कि ये टैरिफ असल में विदेशी कंपनियों से ज्यादा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं और उत्पादकों को ही पहुंचाते हैं। हाँ, ये तर्क तो कई बार सुना है। और यहाँ कूटनीति का पहलू भी बड़ा दिलचस्प बताया गया। कैसे? कहा गया है कि ट्रंप की नीतियों से निपटना जितना जरूरी है, उतना ही उनके अहम ईगो को साधना भी। हो सकता है कि औपचारिक बातचीत से ज्यादा असरदार कुछ प्रतीकात्मक इशारे हों। जैसे अगर वो यूक्रेन में शांति कराने का श्रेय लेते हैं तो उसे मान लेना। एक और जरूरी बात ये याद दिलाई गई है कि भारत का सेवाओं का निर्यात, सर्विस एक्सपोर्ट्स, जो ज्यादातर अमेरिका को होता है, हाँ, वो माल के निर्यात, कमोडिटी एक्सपोर्ट से ज्यादा है
और उस पर इन आपसी टैरिफ का असर नहीं पड़ता, तो ध्यान उधर भटकना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और दीदी, अमेरिका के अपने इतिहास को देखते हुए टैरिफ लगाने की उसकी नैतिकता पर ही सवाल उठा रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है? वो याद दिलाता है कि कैसे अमेरिका ने ईरान, ग्वाटेमाला, कोंगो जैसे देशों में दखल अंदाजी की है। तो ऐसे में दूसरों पर दंडात्मक टैरिफ लगाते समय वो किस नैतिक आधार का दावा कर सकता है? बात तो सोचने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी हवाला दिया है, जिसका मानना है कि दुनिया अब ट्रंप के दौर वाली अमेरिकी आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं है और भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। एक स्रोत के मुताबिक अगर अमेरिका 50% तक टैरिफ लगाता है तो भारत से होने वाला करीब $86 बिलियन का सालाना निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। 86.5 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। हालांकि हाल में ट्रंप के रुख में कुछ नरमी के संकेत भी मिले हैं, ऐसा सुनने में आया। 7 सितंबर की एक रिपोर्ट थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कहा हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सकारात्मक जवाब दिया। क्या इसे एक बदलाव की आहट माना जाए? अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और इसी बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भारत के लिए स्थिति को और उलझा रहा है। चीन का त्यांजिन शिखर सम्मेलन और उसका वो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI प्रस्ताव। हाँ, GGI तो भारत के सामने एक दुविधा जैसी स्थिति बन गई है। बिल्कुल, अगर वो चीन के GIG की तरफ ज्यादा झुकता है तो अमेरिका से मिल रही टैरिफ राहत खतरे में पड़ सकती है, और अगर अमेरिका की तरफ ज्यादा रहता है तो चीन के साथ जो फायदे हो सकते हैं वो कम हो जाएंगे। तो रास्ता क्या है फिर? क्या सुझाव दिया गया है? सुझाव ये है कि भारत को बहुपक्षीय मंचों पर सक्रियता से जुड़ना चाहिए, GIG की शर्तों को आकार देने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है DPI, उसके एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहिए और संप्रभुता के सम्मान की मांग करनी चाहिए, खासकर CPEC मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। और जो भारतीय निर्यातक इन अमेरिकी टैरिफ से सीधे प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए क्या कोई उपाय है? एक विचार ये दिया गया है कि उन्हें एक खास अस्थायी राहत पैकेज देने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे सब्सिडी या ब्याज में छूट, इंटरेस्ट सबवेंशन, इस तरह के उपाय। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक और पहलू है विदेशी पूंजी का प्रवाह। कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन विदेशी निवेश के आंकड़े इस तस्वीर से मेल नहीं खाते। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। पिछले 5 में से 4 वित्त वर्षों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारत से पैसा निकाला है, लगाया नहीं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात करें तो महामारी के बाद इसमें भी तेजी से गिरावट आई है, खासकर अगर हम भारत से बाहर जा रहे हैं पैसे, आउटवर्ड FDI और मुनाफे की वापसी रिपैट्रिएशन को भी हिसाब में लें। तो इसका कारण क्या बताया जा रहा है? एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट इक्विटी PE और वेंचर कैपिटल VC निवेशक पहले आए थे, वो अब मुनाफा कमाकर परिपक्व हो चुकी कंपनियों से बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी निवेशक सिर्फ GDP ग्रोथ के आंकड़ों से आगे भी देख रहे हैं। जाहिर है, वो कंपनियों की कमाई, कारोबार करने का माहौल मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट और शेयर बाजार का मूल्यांकन मार्केट वैल्यूएशन, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं। सही। हालांकि भारत का अदृश्य अधिशेष इनविजिबल सरप्लस मतलब सेवाओं का निर्यात और विदेश से आने वाला पैसा रेमिटेंसेस, वो चालू खाते के घाटे करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने में मदद करता है। हाँ, लेकिन बढ़ता व्यापार घाटा और पूंजी प्रवाह में कमी एक चुनौती बनी हुई है। जरूरत है संरचनात्मक सुधारों की, जैसे नियमों में स्पष्टता लाना, कानूनी व्यवस्था को अधिक प्रिडिक्टेबल बनाना। ये चीजें निवेश में बाधा डालती है। लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक चर्चा में एक और विवादास्पद मुद्दा जुड़ता है अवैध श्रम का। हाँ। एक स्रोत इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो निर्वासन नीतियां हैं, जैसे हाल में हुंडई के प्लांट पर छापा मारा, वो भले ही राजनीतिक रूप से जरूरी लगती हों, लेकिन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? इससे निवेश का माहौल खराब होता है और कामगारों में डर फैलता है, जिसका असर कारोबार पर पड़ता है। ओबामा के समय के सुरक्षित समुदाय कार्यक्रम का भी उदाहरण दिया गया, और हाल ही में गुड़गांव में भी ऐसी घटना हुई थी, जहां पुलिस की कथित प्रताड़ना के बाद बंगाली भाषी मजदूर चले गए थे। हाँ, ये तो है। और अक्सर जो आर्थिक तर्क अवैध श्रमिकों के खिलाफ दिए जाते हैं, वो भी त्रुटिपूर्ण बताए गए। अच्छा। तर्क ये दिया जाता है कि ये श्रमिक उन कम वेतन वाली नौकरियों को करते हैं जिन्हें शायद स्थानीय नागरिक नहीं करना चाहते, और इस तरह वे देश की GDP में योगदान करते हैं। 1882 के
चीनी बहिष्करण अधिनियम का ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया गया है, हाँ, जिससे पता चलता है कि चीनी मजदूरों की कमी का नकारात्मक असर श्वेत श्रमिकों पर भी पड़ा था। तो समाधान क्या सुझाया जा रहा है? सिर्फ सख्ती? नहीं, कहा जा रहा है कि केवल सख्ती बरतने के बजाय कानूनी वर्क परमिट की संख्या बढ़ाना एक बेहतर रास्ता हो सकता है, जैसा कि स्पेन जैसे देशों ने किया है। ये एक व्यवहारिक नजरिए की बात है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से हटकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन काफी सुर्खियों में रहा। इस पर सरकार का क्या रुख सामने आया है? एक साक्षात्कार में बताया गया है कि सरकार ने हैदराबाद गजेट के आधार पर एक सरकारी संकल्प मतलब GR जारी किया है। इसके तहत पुराने दस्तावेजों या रिश्तेदारों के रिकॉर्ड के आधार पर कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अच्छा, गांव स्तर पर एक समिति इसकी जांच करेगी और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ऐसा कहा गया है। सरकार का ये भी कहना है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो मराठवाड़ा के सभी मराठों को एक साथ OBC कोटे में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। उनका कहना है कि वो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। उसी साक्षात्कार में महाराष्ट्र में भाषा के मुद्दे पर भी एक बात कही गई थी। क्या? बताया गया कि राज्य में मराठी अनिवार्य है, जबकि हिंदी अंग्रेजी के साथ एक वैकल्पिक विषय है। और ये स्पष्ट किया गया कि मौजूदा सरकार ने हिंदी को अनिवार्य नहीं किया है। अच्छा, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में नागरिकता के मुद्दे पर एक अलग तरह का विचार व्यक्त किया गया है। हाँ, क्या कहा गया है? एक दृष्टिकोण ये व्यक्त किया गया है कि बांग्लादेशियों को देश से निकाला जाना चाहिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें पनाह नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि यह स्रोत में व्यक्त किया गया एक विशिष्ट नजरिया है, न कि कोई स्थापित तथ्य या सरकारी नीति। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं मणिपुर की। वहाँ की स्थिति पर भी कुछ गंभीर विचार व्यक्त किए गए हैं। हाँ, उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया गया है। एक प्रस्तावित यात्रा MQ का उल्लेख है, जिसे समाधान की संभावना वाले एक अहम वक्त पर देखा जा रहा है, लेकिन केवल तभी जब इस मौके का सही इस्तेमाल किया जाए। और जरूरत किस बात की है? त्रिपुरी लोगों, खासकर महिलाओं की पीड़ा और उनकी भूमिका मतलब एजेंसी को समाधान की प्रक्रिया के केंद्र में रखने की बात कही गई है। साथ ही बातचीत के जरिए कुकीजो समुदाय की आकांक्षाओं को समझने और संबोधित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बिहार चुनाव के संदर्भ में भी कुछ आरोप प्रत्यारोप सामने आए थे। विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए। हाँ, खासकर महाराष्ट्र में सरकार बनने के तरीके का हवाला देते हुए। इसके जवाब में सत्ता पक्ष का तर्क है कि ये मतदाताओं का अपमान है। उनका कहना है कि जब विपक्ष जीतता है तब उसे EVM या मतदाता सूची से कोई शिकायत नहीं होती। ये भी कहा गया कि संविधान या ST/SC आरक्षण को राज्य स्तर पर बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SAIR प्रक्रिया का एक विश्लेषण सामने आया है। हाँ, और उस विश्लेषण में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि मुस्लिम समुदाय के नामों को जानबूझकर या अनुपातहीन तरीके से हटाया गया हो। हटाए गए नामों का प्रतिशत उनकी आबादी के हिस्से के लगभग बराबर ही पाया गया। अच्छा, लिंग या हटाने के कारणों के आधार पर विश्लेषण करने पर भी कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों से परे है। आलंद, कर्नाटक जैसे मामले सामने आए हैं, जहां हजारों की संख्या में फर्जी फॉर्म 7 मतलब नाम हटाने के लिए आवेदन मिलने की बात कही गई। हाँ, ये चिंताजनक है। चुनाव आयोग ECI की कथित निष्क्रियता और सत्यापन योग्य जानकारी की कमी से अविश्वास पैदा होता है। इसलिए स्वतंत्र जांच, चुनाव आयोग की ज्यादा पारदर्शिता और जांच में सहयोग की जरूरत पर बल दिया गया है। सही बात है। सामाजिक सद्भाव की बात करें तो एक दिलचस्प लेख जैन पर्व क्षमावाणी यानी क्षमा दिवस से प्रेरणा लेने की बात करता है। हाँ, क्षमावाणी क्या कहता है लेख? ये कहता है कि क्षमा एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। ये बहादुरों का गहना है और क्षमा मांगने से असल में खुद का ही भला होता है। और ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी लागू हो सकता है। लेख का तर्क है कि आपसी समझ और सद्भावना से दुनिया के बड़े बड़े संघर्ष जैसे रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, इजराइल फिलिस्तीन, भारत पाकिस्तान हल किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चल रहे टैरिफ युद्ध को भी बातचीत और समझ से खत्म किया जा सकता है।
क्षमावानी पर्व संघर्ष समाधान का एक सबक दे सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और सामाजिक मूल्य जिस पर जोर दिया गया है वो है बड़ों का सम्मान। हाँ, और ये लेख इस बात पर ध्यान दिलाता है कि माता पिता का सम्मान उनके जीवित रहते हुए करना चाहिए, न कि सिर्फ उनके जाने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके। एक वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ की कहानी का मार्मिक उदाहरण दिया गया है, जो बेटे की उपेक्षा के बावजूद समाज में उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी एक याद का जिक्र है कि कैसे उनके पिता सूखी लकड़ी का भी सम्मान करते थे। ये छोटी छोटी बातें गहरे संस्कार दर्शाती हैं। बिल्कुल। अब कुछ कानूनी और संवैधानिक मामलों पर नजर डालते हैं। न्यायपालिका की भूमिका पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। हाँ, कहा गया है कि न्यायपालिका का काम लोकप्रिय होना नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान सभा के अंतिम भाषण का हवाला दिया गया है, जहां उन्होंने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। उनका मतलब था कि सच्चा लोकतंत्र सिर्फ अधिकारों पर नहीं, बल्कि संस्थाओं के सम्मान और अनुशासन पर भी निर्भर करता है। अंबेडकर ने राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए संवैधानिक तरीकों को दरकिनार करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। लेकिन क्या न्यायपालिका हमेशा इस सिद्धांत पर खरी उतर रही है? उमर खालिद मामले का जिक्र करते हुए एक लेख इसी पर सवाल उठाता है। हाँ, उस लेख का तर्क है कि इस मामले में अदालत ने अपने ही स्थापित सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद का उल्लंघन किया है। ऐसा लगता है कि प्रक्रिया ही सजा बन गई है और मामले में हो रही देरी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लेख में पुणे पोश मामले और आसाराम बापूराम रहीम को मिली जमानतों से तुलना भी की गई है। चिंता ये जताई गई है कि ऐसे मामलों से अदालतों के प्रति जनता का सम्मान कम हो सकता है। जरूरत एक ऐसी न्यायपालिका की है जिसका दिल जनता के लिए धड़कता हो, लेकिन जो संविधान के प्रति भी सच्ची हो। बिल्कुल। अब शहरी विकास और पर्यावरण के जटिल मुद्दे पर आते हैं। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत तेजी से। अनुमान है कि अगले 25 सालों में भारत की शहरी आबादी लगभग 1 अरब हो जाएगी और अगले 5 सालों में 70% नई नौकरियां शहरों में ही पैदा होंगी। बाप रे! ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमें भविष्य के शहरों के लिए एक ठोस योजना की जरूरत है। चुनौती बहुत बड़ी है। 2070 तक 14 करोड़ से ज्यादा नए घर बनाने हैं, परिवहन और दूसरी सेवाएं देनी है। और ये सब इस तरह से करना है कि शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, खासकर भीषण बाढ़ और अत्यधिक गर्मी को झेल सके। बाढ़ और गर्मी, ये 2 सबसे बड़े खतरे बताए गए हैं। बिल्कुल, बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक बाढ़ से सालाना $5 अरब और 2070 तक $30 अरब का नुकसान हो सकता है। इतना ज्यादा? हाँ, इससे निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। मतलब ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में निर्माण पर रोक, नो बिल्ड जोन, पूरे शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधारना, प्रकृति आधारित समाधान अपनाने होंगे, जैसे तालाब, वेटलैंड्स बचाना। हाँ, और बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। ब्राजील, कोलकाता और चेन्नई के उदाहरण भी दिए गए हैं जहाँ कुछ कदम उठाए गए हैं। और अत्यधिक गर्मी, वो भी एक बड़ी आफत है। हाँ, खासकर शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण, जहां रातें आसपास के ग्रामीण इलाकों से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो सकती हैं। इसके लिए अहमदाबाद के हीट एक्शन प्लान जैसे उपायों की जरूरत है। ज्यादा पेड़ लगाना, छतों को ठंडा रखने वाली तकनीक अपनाना, मतलब कूल रूफ्स। और काम के घंटे बदलना। हाँ, खासकर बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये उपाय जानें बचा सकते हैं और काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी को भी बनाए रख सकते हैं। आवास और परिवहन के बारे में क्या चिंता है? शहरी घर अक्सर आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। चूंकि जरूरत के आधे से ज्यादा घर अभी बनने बाकी हैं, इसलिए उनकी प्लानिंग, लोकेशन और डिजाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कॉम्पैक्ट शहर, यानी ऐसे शहर जो बहुत फैले हुए ना हो, इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। और परिवहन व्यवस्था भी अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाती है। इसके लिए जोखिम वाले इलाकों की मैपिंग, बेहतर ड्रेनेज, वैकल्पिक रास्ते और नियमित रखरखाव जरूरी है। और हाँ, शहरों की हवा, पानी और मिट्टी को साफ रखने के लिए कूड़ा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट को आधुनिक बनाना भी बेहद जरूरी है। इसमें कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट भी शामिल हैं। हाँ, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इन सब कामों के लिए संस्थागत क्षमता बनानी होगी। सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा और सबसे जरूरी पैसा जुटाना होगा। कितना? अनुमान है कि अगले 3 दशकों में इसके लिए लगभग $10.95 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी।
$10.95 ट्रिलियन। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। हाल ही में उत्तर भारत में मानसून ने जो तबाही मचाई उस पर भी लेख हैं। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुए। हाँ, दिल्ली में यमुना उफान पर आ गई और गुरुग्राम में पानी भर गया। इसके कारण बताए गए हैं, बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं का टकराव हो रहा है और कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसमें इंसानी हाथ भी है ना? बिल्कुल। जंगलों की कटाई और संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण से मिट्टी ढीली होती है, जिससे भूस्खलन बढ़ते हैं और शहरों का अनायोजित फैलाव तालाबों, झीलों और नदियों के बाढ़ क्षेत्र फ्लड प्लेन्स पर कब्जा कर रहा है। ये सब टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक चेतावनी है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का दावा कर रही है। अटल सेतु पुल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जब एनजीओज ने फ्लेमिंगो पक्षियों पर इसके असर की चिंता जताई तो शोर रोकने वाले बैरियर लगाए गए और खास तरह की ड्रिलिंग तकनीक इस्तेमाल की गई। दावा है कि इसके बाद फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ी है। अच्छा। मैंग्रोव मतलब खारपुटी वनों के संरक्षण के लिए भी एक नीति बनाने की योजना है और इन वनों को वन विभाग को सौंपा जाएगा। सरकार का दावा है कि पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीठी नदी का भी जिक्र था। हाँ, उसे चौड़ा करने और साफ करने का काम जारी है, जिसमें लोगों को दूसरी जगह बसाना और पहले हुए कामों की जांच करना भी शामिल है। मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब कुछ और विविध विचारों पर नजर डालते हैं जो इन स्रोतों में मिले। एक लेख का शीर्षक था ब्रांड इट लाइक हलवा। हाँ, ये एक दिलचस्प रूपक है। इसका सार ये है कि जैसे अच्छा हलवा बनाने के लिए सही स्वाद, मेहनत और ध्यान देने की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कॉमेडी हो या कुछ और, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए गुणवत्ता, मौलिकता और लगन चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं चलता। और एआई बॉट्स की बात भी थी। हाँ, कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट इंसानी समझ, बारीकी और मौलिकता की जगह नहीं ले सकते। कॉमेडी को भी समाचार की तरह सच्चा, क्यूरेटेड और मौलिक होना चाहिए। और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जोखिमों और उसके नियमन पर भी बात हुई है। बिल्कुल। माना गया है कि एआई में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ बड़े जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना, गलत सूचना फैलाना, व्यवस्था में अस्थिरता लाना और यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा का कारण बनना। हाँ, उदाहरण के तौर पर तुर्की के कारगू-2 ड्रोन और इजराइल की लेवेंडर प्रणाली का जिक्र है, जिनके इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठे हैं। तो जरूरत किस बात की है? नियमन की। बिल्कुल। नियमन की जरूरत है। यूरोपीय संघ के एआई एक्ट का उदाहरण दिया गया है, जो जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और पारदर्शिता पर जोर देता है। भारत भी कुछ कर रहा है इस दिशा में। कोर एआई है और एक मसौदा एआई विधेयक भी तैयार किया जा रहा है। चुनौती यही है कि नवाचार, इनोवेशन को बाधित किए बिना सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। शिक्षा के क्षेत्र से एक छोटी लेकिन सकारात्मक खबर आईआईटी जोधपुर से थी। हाँ, वहाँ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं शुरू करने के कदम को सराहा गया है। इसे समावेशिता, इंक्लूसिविटी की दिशा में एक अच्छा कदम माना गया है, जिससे इन छात्रों का आत्मविश्वास और अकादमिक प्रदर्शन सीजीपीए बेहतर हो सकता है। और समाज में गहरे बैठे एक और पूर्वाग्रह, रंग भेद पर भी एक तीखी टिप्पणी थी। उदयपुर की एक अदालत के फैसले का हवाला दिया गया था। हाँ, कहा गया कि ये रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की क्रूरता को उजागर करता है। लेख कहता है कि रंग भेद हमारे समाज में कितना सामान्य हो चुका है, शादी के विज्ञापनों से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों के बाजार तक। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत एक सांस्कृतिक बदलाव की है। स्कूलों, मीडिया और परिवारों में इस पूर्वाग्रह को चुनौती देने की। और अंत में असम के महान संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका को भी याद किया गया है। हाँ, उनके जीवन और विरासत पर प्रकाश डाला गया है। कैसे उन्होंने भाषाई और भौगोलिक सीमाओं को पार किया, असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रतीक बने। वो सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, बल्कि सार्वजनिक जीवन से भी जुड़े विधायक रहे। और उन्हें भारत रत्न भी मिला। हाँ, देश का सर्वोच्च सम्मान। तो आज हमने देखा कि कैसे हाल के लेख और संपादकीय आर्थिक नीतियों, सामाजिक तनावों, कानूनी दांव पेचों और पर्यावरण की चिंताओं जैसे विषयों पर कितने अलग अलग, कभी-कभी तो एकदम विपरीत नजरिए पेश करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई दिखाता है कि मुद्दे कितने जटिल और बहुस्तरीय हैं। इन स्रोतों से एक बात साफ उभरती है
कि जटिल समस्याओं के कोई आसान या एक तरफा समाधान नहीं होते। अक्सर परस्पर विरोधी विचार होते हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत सावधानी से सोचने समझने और संतुलन साधने की जरूरत होती है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि ये स्रोत आर्थिक रणनीति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों पर कितने विविध और कभी-कभी टकराते हुए दृष्टिकोण सामने रखते हैं। हमने संवैधानिक नैतिकता और क्षमा जैसे सिद्धांतों के महत्व पर भी बात की। तो सवाल ये है कि इन मूल्यों, संवैधानिक नैतिकता और क्षमा को अपने समाज और शासन में विकसित करना भारत को अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझाने और बदलती हुई दुनिया में अपनी जगह बनाने में कैसे मदद कर सकता है, खासकर तब जब उसे एक तरफ टैरिफ जैसे बाहरी दबावों का सामना करना पड़ रहा हो और दूसरी तरफ शहरी विकास बनाम पर्यावरण संतुलन जैसी आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा हो। ये सचमुच एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। हमारे साथ इस विचार यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और हम हमेशा की तरह श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इन विषयों पर और पढ़ें, जानें और अपनी समझ विकसित करें।